आर्टिकल 393 को क्या समझा हिंदी में। भारत के संविधान का अनुच्छेद क्रमांक 393 ऐसे बोलते हैं, अगर सिखा दोगे तुम लोग। आर्टिकल 393 क्या बोलता है? संक्षिप्त नाम बोलता है। सर आप बताएं। सर जो हमारा संविधान है उसको भारत का संविधान बोलेंगे। आर्टिकल 393 बड़े आराम से संक्षिप्त नाम बोलता है। अंग्रेजी में क्या बोलता है? शॉर्ट टाइटल। नाउ शॉर्ट टाइटल ये पार्ट 22 का पहला आर्टिकल है और अमूमन सिलेबस में कहीं नहीं दिया एक्सप्लिसिट तौर पर, लेकिन आपको इसमें से अक्सर सवाल पूछे जाते हैं। कॉन्स्टिट्यूशन के ऊपर सवाल तो रेयरेस्ट ऑफ रेयर दिखता है, संविधान के ऊपर कि संविधान का नाम क्या है। तो बड़े आराम से आपने बोल दिया 393 कि इस संविधान को हिंदी में बोला है, ये इस संविधान का संक्षिप्त नाम भारत का संविधान है जो आपके बेयर एक्ट के ऊपर सबसे ऊपर लिखा हुआ है। इंग्लिश के अंदर क्या बोल दिया उन्होंने? द कॉन्स्टिट्यूशन में भी कॉल्ड द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। इतना आसानी से हो गया आपको, शाबाश। अब एक बार बताओ, हमने सबसे पहले जो एक डेफिनेशन निकाली थी, संविधान क्या है? सर्वोच्च अधिनियम। व्हाट इज अ कॉन्स्टिट्यूशन? गवर्निंग अ कंट्री। यही है जनरली जब हम कंट्री के बारे में बोलते हैं। कॉन्स्टिट्यूशन तो बहुत सारी जगहों पर वर्ड यूज किया जाता है, लेकिन जब हम यहाँ पर बात करते हैं तो किस तरह से बात करते हैं? सो कॉन्स्टिट्यूशन वो सुप्रीम लॉ ऑफ द लैंड है, सर्वोच्च कानून कह लीजिए उसको, जो भारत को चलाने के लिए चाहिए। अब भारत को चलाने का मतलब कि वो भारत क्या है? आर्टिकल 1 इंडिया दैट इज भारत। यहाँ वो वाले भारत की बात हो रही है। हम जो बात कर रहे हैं हम पॉलिटिकल इंडिया की बात कर रहे हैं। हम किसकी बात कर रहे हैं? है ना? सो पॉलिटिकल इंडिया के अंदर इंडिया को एक स्टेट माना गया है। स्टेट स्टेट है, राज्य राज्य है, मध्य प्रदेश राज्य है, राजस्थान राज्य है, भारतवर्ष भी एक राज्य है। यूएसए यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका क्या है? अमेरिका संयुक्त राष्ट्र है अमेरिका, वो भी एक राज्य है। राज्य को जब भी हम बात करेंगे, मैंने आपको होमवर्क दिया था स्टेट क्या है, ये पॉलिटिकल साइंस का बेसिक कंसेप्ट है, क्वेश्चन लिख लेना। राज्य क्या है, स्टेट क्या है। सो राज्य की जब हम बात करते हैं तो उसके पास एक खासियत होती है कि उसकी अपनी एक टेरिटरी होती है। उसी तरह से जिस तरह से आपका एक प्लॉट है, जिस प्लॉट पर आप एक घर बनाएंगे और वो घर आपके नाम पे रजिस्टर्ड होगा, तो घर के आगे नाम भी लिख देते कई बार हम लोग, हमारे घर का ये नाम है। तो उसी तरह से हमारे इस बाउंड्री से घिरे हुए प्लॉट का एक नाम है और वो नाम हमने दिया है आर्टिकल 1 में। शाबाश। तो रजिस्ट्री जो है और उस रजिस्ट्री के अंदर सारे कामकाज भी दिए हुए हैं, वो आर्टिकल 393 से बोली जाती है कि इसे बोलेंगे कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। तो इस किताब का नाम आर्टिकल 393 में है, इस कानून का नाम आर्टिकल 393 में है। इसके बाद जितने लॉज हम पढ़ते हैं, जितने एक्ट्स हम पढ़ते हैं, एक्ट का हिंदी क्या है? जितने अधिनियम आप पढ़ेंगे, एक्ट्स आप पढ़ेंगे, उन सब के अंदर सबसे पहला सेक्शन होगा शॉर्ट टाइटल। पढ़ा है? सबसे पहला सेक्शन अगर आप पंचायती राज अधिनियम मध्य प्रदेश का पढ़ेंगे, जिसे हमें पढ़ना है, उसका पहला सेक्शन यही कहेगा कि इसको क्या कहेंगे, नाम क्या है। लेकिन यहाँ नाम कहाँ दिया है? लास्ट चैप्टर के पहले वाले आर्टिकल 393 के अंदर। तो ये नाम हो गया। अब अगला सवाल आता है कि मैंने आप लोगों से बात करी थी कि प्रियम्बल को पढ़िएगा। प्रियम्बल में एक तारीख दी गई है कि किस तारीख को इस कॉन्स्टिट्यूशन को अडॉप्ट किया, एनैक्ट किया और अपने आप को दिया। अपने आप को का मतलब क्या है, इसके शब्द में आपको सुना देता हूँ हिंदी और इंग्लिश में दोनों में। कहाँ पे आ जाता है? प्रियम्बल। इसको अंडरलाइन करेंगे आप लोग बेयर एक्ट लेकर। देखिए सबसे पहली चीज ये रहा, उद्देशिका, इसको कहते हैं प्रियम्बल, उद्देशिका, है ना? इंग्लिश में क्या बोला? वी द पीपल ऑफ इंडिया हैविंग solemnly resolved to constitute India into a sovereign socialist secular democratic republic and to secure, शब्द का ध्यान रखना, इसको मैं पूरा डिस्कस करूंगा बाद में। ठीक है, अब इसके अंदर जो तारीख दी जाती है
वो क्या दी गई? इन अवर कंस्टिट्यूएंट असेंबली दिस 26th डे ऑफ नवंबर 1949, 26 नवंबर 1949 को पहला शब्द ध्यान में रखेंगे इंग्लिश में अडॉप्ट, दूसरा शब्द ध्यान रखेंगे इनैक्ट, तीसरा शब्द ध्यान रखेंगे गिव टू अवरसेल्व्स। यानी अगर आपको बटुए में कोई कमी नहीं की जाए और आपके दिमाग में से निकाल दिया जाए कि आप कंजूसी करेंगे और आपसे बोला जाए जाओ मार्केटिंग मतलब शॉपिंग करो, तो क्या आप रुकोगे? वैसा जब बाउंडेशन नहीं होगा तो सबसे अच्छी चीज़ जो आपको सूट करेगी वो खरीदोगे। तो ये सबसे अच्छा है जो हमें दिया गया, गिव इट टू अवरसेल्व्स। आप अपने आप को सबसे अच्छी चीज़ देना चाहते हो, तो दिस इज वन बेटर एलिमेंट। हिंदी के अंदर क्या बोला है? दृढ़ संकल्प होकर अपनी संविधान सभा में आज तारीख 26 नवंबर 1949। अब यहीं पर हिंदी के कुछ शब्दों का इस्तेमाल किया गया है। मिति मार्गशीर्ष शुक्ल सप्तमी संवत 2006 विक्रमी, ये विक्रम संवत की तारीख है, इसको अंडरलाइन करिएगा और ये रटी भी होनी चाहिए इंग्लिश मीडियम वालों को भी। तो ये 26 नवंबर 1949 को क्या करा आपने? कर लिया। तो यहाँ हमको ये तो पता चल गया कि ये कॉन्स्टिट्यूशन का फाइनलाइजेशन, दो शब्द है अडॉप्ट, अडॉप्ट इन्हें अपना लेना। अपना कौन रहा है? वी द पीपल ऑफ इंडिया, है ना। आगे हम भारत के लोग, इन्होंने इसको क्या किया? एतद द्वारा संविधान को अंगीकृत, अंगीकृत हिंदी का वर्ड है अडॉप्ट, अधिनियमित यानी कानून बना दिया। तो आर्टिकल 393 में हमने पढ़ा कि इसका नाम है कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, भारत का संविधान, और यह कानून है। ये कानून कहाँ दिया? प्रीएम्बल के एंड में दिया हुआ है कि हमने इसे एनैक्ट किया, हमने इसे कानून बनाया। गुरु आपका पेन नहीं चल रहा? नहीं तो कॉपी में लिखो ना। पेंसिल नहीं है तो पेंसिल मांग लो, ढेर पेंसिलें पड़ी होंगी, पेन से लिख लो, उधर से ले लो, बाहर पड़ी होगी। ऐसे थोड़ी रुकना अपनों को। तो यहाँ आपने एक तारीख देख ली 26 नवंबर 1949। अब ये जो 26 नवंबर 1949 है, इसके बाद में क्या हमने इसे पूरा लागू करा? ऐसा तो यहाँ नहीं दिया, प्रीएम्बल में ये तो नहीं दिया। तो आर्टिकल 394 394 दोनों ही बोलते हैं, ठीक है, 94 ठीक है, 394। यहाँ पे शब्द दिया है कमेंसमेंट इंग्लिश में, हिंदी में बोला गया है प्रारंभ। इतना आसान है हिंदी, पहले क्यों नहीं बताया था? कमेंसमेंट तो टेढ़ा है, प्रारंभ तो स्टार्ट। हिंदी अच्छा है ना यार, प्रारंभ। यहाँ पे आगे चलेंगे फिर मिलेंगे हिंदी कैसा है, देखो तो रसने लग गए। यह अनुच्छेद, हिंदी में मैंने बोला है यह अनुच्छेद, आपका पेज नंबर मुझे नहीं मालूम है, आर्टिकल 393, हमारा पेज नंबर 331 है। ओके, अब यहाँ पहले हिंदी में बोल रहे हैं यह अनुच्छेद, दिस आर्टिकल, अर्थ क्या हुआ? कौन सा आर्टिकल में दिया है? 394। क्या बोल रहा है? दिस आर्टिकल, दिस आर्टिकल का मतलब हो गया 394 आर्टिकल, आर्टिकल नंबर 394। और फिर बोला है और अनुच्छेद 5, 6, 7, 8, 9 ये सिटीजनशिप के आर्टिकल। तो मैंने आप लोगों को एक चार्ट बनाने को बोला था, आप लोगों को होमवर्क दिया था कि आप लोगों ने जो मंडे को होमवर्क किया है, जिसके अंदर आपने रिप्रोड्यूस किए थे सारे पार्ट्स और आर्टिकल्स, उसके आगे मैंने आपको बोला था एक कॉलम और खींचना और उसके अंदर ये लिखना कि 26/11/1949 को कितने आर्टिकल लागू हुए थे। आपने करा? आप लोग भूल गए, इसलिए होमवर्क डायरी काम करती है। वो याद ही करनी नहीं, याद करना नहीं है, याद तो आज करें आपने। मैं अगर आज से कुछ समय बाद अगर मैं रहा और पूछूंगा तो फिर वो मामला गंभीर हो जाएगा। याद तो हम बहुत सारी चीज़ें कर लेते हैं, जो चीज़ लिखी हुई होती है वो चीज़ हम नहीं भूलते। आपने कर लिया, शाबाश। सो 5, 6, 7, 8, 9 ये कहाँ के आर्टिकल हैं? अनुच्छेद हैं नागरिकता के, भाग 2 के 60 भाग 5। देखिए यहाँ पे जो मैं आपको पहले काम दे रहा हूँ वो काम है, पहले आपको सिर्फ ये लिखना है कि कौन सा अनुच्छेद है या कौन सा आर्टिकल है, इसके बाद में इसका टाइटल नहीं डालना है। तो 60 क्या कहता है? यहाँ तो शपथ का है, ले लिया यहाँ इसी समय, सोचने वाली बात है। ओथ ऑफ द प्रेसिडेंट वाला आर्टिकल, शपथ वाला प्रेसिडेंट का आर्टिकल, अनुच्छेद राष्ट्रपति महोदय का, ये यहाँ क्यों ले लिया?
शपथ दिलानी पड़ेगी भारत को रिपब्लिक बनाने के लिए, इंडिया को रिपब्लिक बनाने के लिए। रिपब्लिक मतलब गणराज्य, और प्रजातांत्रिक मतलब डेमोक्रेटिक, लोकतांत्रिक। प्रजातांत्रिक क्या होता है, लेकिन हमारे इसमें लोकतंत्र। ओके, अब अगला शब्द दिया इन्होंने, शपथ दिलाना तो बोल दिया 60 में, अगला बोल दिया अनुच्छेद 324, ये है इलेक्शन कमीशन का। फिर 366 डेफिनेशन आती है, 367 367, 389 379, 380 388 388, 391 391, 392 392 तो यही आ गया पार्ट 21 का लास्ट। 393 इसके पहले वाला जस्ट आर्टिकल, और आगे लिख दिया तुरंत प्रवृत्त होंगे। और इस संविधान के शेष उपबंध 26 जनवरी 1950 को प्रवृत्त होंगे। इंग्लिश में सुनिएगा, दिस आर्टिकल एंड आर्टिकल्स 5, 6, 7, 8, 9, 60, 324, 366, 367, 379, 380, 388, 391, 392, 393 shall come into force at once, and the remaining provision of this constitution shall come into force on the 26th day of January 1950, which day is referred to in this constitution as the commencement of this constitution। आगे जो बोला, जो दिन इस संविधान में, इस संविधान के प्रारंभ के रूप में निर्दिष्ट किया गया है। अब देखिए यहाँ पे दो चीजें हो गई, एक है पार्शियल कमेंसमेंट और एक है कमेंसमेंट अकॉर्डिंग टू द कंस्टिट्यूशन। इस आर्टिकल में मैंने आपको प्रियम्बल की आखिरी लाइन पढ़ाई, उसमें कौन सी तारीख निकली? शाबाश, वेरी गुड। 26 नवंबर 1949 को आपने दो काम किए, अपने आप को दिया वो बात अलग है, क्या क्या काम किए? कौन से दो शब्द का इस्तेमाल किया? अडॉप्ट एंड एनैक्ट, इंग्लिश में अडॉप्ट एंड एनैक्ट, अपना लिया, अंगीकृत करा और अधिनियमित करा। लागू नहीं, प्रियम्बल में लागू वर्ड नहीं है। यही चीज समझाना चाह रहा हूं मैं कि तारीख तो हम रट लेते हैं बड़े आराम से कि भैया 26 जनवरी 1950 को आपने संविधान को कमेंसमेंट दिया, लेकिन प्रियम्बल के अंदर तारीख तो 26/11 दी है, वहां कमेंसमेंट शब्द नहीं है। तो कमेंसमेंट शब्द कहां दिया गया है? इस कॉन्स्टिट्यूशन को लागू किस तारीख से माना जाएगा? तो इस संविधान के हिसाब से इसको 26 जनवरी 1950 से लागू माना गया, लागू होने की तारीख है। लेकिन ये जो 15+1 16 आर्टिकल्स दिए गए हैं यहाँ, 394 के आगे लिखा है दिस का मतलब होता है 394, वहां नंबर में नहीं दिया 394, 392, 393, 394 नंबर डाले आगे, अनुच्छेद कहां से कहां तक आते हैं वो लिखिए। अब उसको जब आपने याद कर लिया, साथ में आपने शेड्यूल याद कर लिए, अनुसूचियां, उसमें शेड्यूल याद कर लिए, अनुसूचियां, उसके बाद में ये वाले आर्टिकल्स के आपको आगे नंबर लिखना है। तो नागरिकता के मेन आर्टिकल 5, 6, 7, 8 और 9 ये उसी दिन से लागू मान लिए गए। वी द पीपल, नागरिकता जनता की। अगला आर्टिकल हमने अपने आप को पहले घोषित कर दिया, जो प्रियम्बल में शब्द आप पढ़ते हैं, सॉवरेन सेक्युलर सोशलिस्ट, सॉवरेन सोशलिस्ट सेक्युलर, इसके अंदर सोशलिस्ट और सेक्युलर शब्द बाद में ऐड किए गए हैं। जो ओरिजिनल 1950 का कॉन्स्टिट्यूशन था उसके अंदर 3 शब्द थे, सॉवरेन, संप्रभुताशाली, संप्रभु, ओके, डेमोक्रेटिक यानी गणराज्य, और रिपब्लिक मतलब संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न लोकतंत्रात्मक गणराज्य, दैट इज सॉवरेन डेमोक्रेटिक रिपब्लिक, SDR। ये ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर थे। तो शब्द कौन सा जोड़ा आपने? रिपब्लिक। रिपब्लिक का एक खास अर्थ होता है जहां पूरी कंट्री का जो हेड है, जो भी व्यक्ति हो, वो जनता के द्वारा चुना जाए। रिपब्लिक का मतलब क्या हुआ? गणराज्य का अर्थ क्या हुआ? जनता के द्वारा चुना गया प्रमुख हेड। तो हमने राष्ट्रपति, प्रेसिडेंट बनाया, रिपब्लिक है। हम लोग डायरेक्टली नहीं चुनते हैं, हमारे द्वारा इनडायरेक्टली चुना जाता है। तो डायरेक्टली या इनडायरेक्टली, प्रत्यक्ष या क्लियर हो गया आपको? सो हमें रिपब्लिक बनाना है, गणराज्य बनाना है, तो राष्ट्रपति महोदय को शपथ दिलानी है। अब जब शपथ दिलानी है तो आर्टिकल 60 को इसके साथ लागू कर दिया। अब शपथ तो दिलानी है, उसके पहले जो है
टेम्पररी प्रोविजन चल रहे हैं और उन्होंने इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को भी लागू कर दिया। तो पहला इंस्टीट्यूट जो बनाया गया इस संविधान के हिसाब से वो ईसी है। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया पहला इंस्टीट्यूट है जो बना, और ये बन गया था 25 जनवरी 1950 को, नॉट 26 जनवरी। 26 जनवरी को हम रिपब्लिक बन रहे हैं, उसके एक दिन पहले ईसी को बना दिया गया था। ठीक है, ये एक छोटा सा कंसेप्ट है, ईसी हमें पढ़ना है, वहां की हिस्ट्री में भी आएगा। लेकिन मेरा मकसद ये था कि संविधान जब पढ़ रहे हो तो उसकी शुरुआत के जो सवाल होते हैं एमसीक्यू में तो बड़े बन जाते हैं। बेसिकली हम लोग ये नहीं समझते किस तरह के क्वेश्चंस को हम हैंडल करना चाह रहे हैं, उसके ऊपर मैं वीडियो लेकर आऊंगा अभी जल्दी। तो क्वेश्चन क्या है, स्टैटिक क्वेश्चन है। क्या हुआ था, आपने उसको कहीं से भी पढ़ लिया, आपने रट लिया, लेकिन अगर वही असर्शन और रीजनिंग में आ गया तो आप फंस जाओगे। तो जो हथियार हमारे यूपीएससी के पास, एमपीपीएससी के पास, आरएएस के पास, मतलब आरपीएससी या यूपीपीसीएस के पास, या बीपीएससी के पास, या सीजीपीएससी के पास, या एमपीपीएससी के पास, हथियार क्या है, सवाल किस प्रकार का पूछना है। तो पहला सवाल जो सबको रटा होता है और अक्सर उनमें भी कंफ्यूजन होता है लोगों को, वो ये होता है कि 26/11/1949 को कितने अनुच्छेद लागू किए गए। कई किताबों में 15 चिपका रखे हैं, आपने पढ़ लिया दिस आर्टिकल और 15 नंबर है, टोटल कितने हैं? तो दो चीजें यहाँ पर है, कितनों के नंबर दिए गए हैं? 15 के नंबर है, क्योंकि किसको नंबर नहीं लेंगे वो तो उसी के अंदर है। तो ये आर्टिकल 394, आर्टिकल अनुच्छेद 394 और आर्टिकल 394 आपके कमेंसमेंट की तारीख को बताता है, और दोनों तारीखें यहाँ पर हैं। पहली वो तारीख है 26/11/49 जो यहाँ नहीं दी गई है, वो अडॉप्ट होने के साथ लागू मान ली गई। जैसे संविधान अपने अस्तित्व में आता है 26/11/1950 को, तो उनके यहाँ पर शब्द निखर कर आ जाते हैं इनटू फोर्स एट वंस। जैसे उधर आपने संविधान को अडॉप्ट किया, एनैक्ट किया, ये लागू हुआ। सर अडॉप्ट 26 को और एस्टैब्लिश होने के पहले ही उसने 25 को इंस्टीट्यूशन बना दिया। अथॉरिटी दे दी ना 26/11/1949 को, अथॉरिटी दे दी ना हमने कि 324 को लागू कर दिया। जहां जिस आर्टिकल के अंदर इलेक्शन कमीशन दिया हुआ है, उस आर्टिकल के अंदर प्रोविजन तो था ना कि आप बना सकते हो, तो उस कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से उसको पहले बना दिया गया। क्यों इलेक्शंस की जरूरत है? क्योंकि हम रिपब्लिक बना रहे हैं माय डियर, और रिपब्लिक का या गणराज्य का मेन एसेंस होता है डायरेक्टली और इनडायरेक्टली, प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से चुना गया राष्ट्रपति। क्लियर हो गया? हेड ऑफ द स्टेट, एक्चुअली राज्य प्रमुख, हेड ऑफ द स्टेट, राज्य प्रमुख, राज्य प्रमुख, राष्ट्र प्रमुख। ठीक है, शाबाश। इसको अच्छे से करना है, इसको मुझे हिंदी निकाल के देना। मैं अभी तो ये कंबाइंड वीडियोस बना रहा हूँ, आगे इसकी एग्जैक्ट क्रिस्प क्या शब्द आने चाहिए, एग्जैक्ट शब्द क्या चाहिए, क्वालिटेटिव, उसके ऊपर काम करना है। सो ये आपको समझ में आया आर्टिकल 393 और 394, 393 एंड 395 रिपील की बात करता है। रिपील का अर्थ होता है हटा देना। क्या भारत नया बन रहा था? इंडिया एज अ कंट्री नया बन रहा था? ना, ना पार्ट ए ब्रिटिश टेरिटरीज। भाग ए शेड्यूल 1 का पार्ट ए पार्ट बी पार्ट सी पार्ट डी ये पढ़ा था। तो ये तो ब्रिटिश टेरिटरीज ऑलरेडी थी ना। अंग्रेजों ने सत्ता का हस्तांतरण किया था। पावर वॉज ट्रांसफर्ड to elected representatives who were members of constituent assembly and in the council. वो constituent assembly ने constitution बनाया है ना, तो अंग्रेजों ने पावर आपको दे दिया, पावर दे दिया। तभी वो जो अभी आपने नाम सुना होगा, एक तो बड़का डंडा है सिंगल, है ना, ये जवाहरलाल नेहरू को दिया गया था। वो सत्ता का हस्तांतरण, गदा होती है ना, गदा देखिए, हनुमान जी की गदा, पाकिस्तान की पार्लियामेंट के अंदर देखना, वो गदा सामने रखी, देख लो, एक वीडियो देख लो अभी। अब बताओ यार, वो हनुमान जी की गदा वहां क्या कर रही है? गदा ही तो है जिसकी वजह से वो टिके हुए अभी तक। वो सिंबल है, क्या है वो? सिंबल, सिंबल ऑफ ट्रांसफर ऑफ पावर। ऐसे पुराने जितने भी राजा होते थे ना, वो कुछ ना कुछ प्रतीक रहता था, कुछ सिंबल रहता था। ये सिंबलिज्म है। आज अगर आप देखेंगे तो अशोक चक्र नहीं, अशोक चिन्ह त्रिमुखी जो दिख गया, बस चलो कटाप रख दो।
तो इससे हम क्या समझते हैं, ये सिंबल का पावर है, सॉरी पावर का सिंबल है, शक्ति का प्रतीक है। थैंक यू वेरी मच। अब आपने क्या समझा कि ये नया राष्ट्र, नया कॉन्स्टिट्यूशन नहीं था, पुरानी सरकार ने अपने पावर्स को ट्रांसफर किया। सवाल उठता है, शक्तियां जब आप दे रहे हो तो कौन सी शक्तियां दी और कौन सी नहीं दी? तो सारी शक्तियां अब हमारे पास आ गई, बेसिकली 1947 में आ गई थी, लेकिन अंग्रेजों का जो लॉ था, एक्ट था 1947, इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट, ये एक्ट था जिसके तहत ब्रिटिश पार्लियामेंट ने इंडिया को आज़ाद करा। हमने पावर तुम्हें दे दिया और तुम्हें आज़ाद कर दिया, लेकिन वो पूर्ण रूप से आज़ाद नहीं था। उस टाइम की इंडिया का शब्द लिखा जाता है डोमिनियन ऑफ इंडिया इन द कॉन्स्टिट्यूशन। हिंदी में क्या बोलते हैं? डोमिनियन चेक करना, इसके जस्ट पहले वाले आर्टिकल्स में दिख जाएगा तुमको कहीं ना। तो क्या शब्द का इस्तेमाल है? 15 अगस्त 1947 से लेकर 25 जनवरी 1950 तक, क्योंकि 26 को तो हम मान रहे हैं ना हम रिपब्लिक बन गए, तब तक हम सॉवरेन डेमोक्रेटिक रिपब्लिक वाले शब्द का इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं। हम इस्तेमाल कर रहे हैं शब्द का डोमिनियन ऑफ इंडिया। डोमिनियन का मतलब है अंग्रेजों के अधीन था, पूरी तरह से अलग नहीं था। ये ट्रांजिशन है और इसके ऊपर एक पूरा पार्ट हुआ करता था, ट्रांजिशन प्रोविजन। आप लिखते हो कॉन्स्टिट्यूशन में, जब आपने पार्ट याद करें ट्रांजिशनल प्रोविजंस, लास्ट में पार्ट 21 टेम्पररी का नाम ही क्या बताओ? उपनिवेश। आगे क्या? भारत उपनिवेश। ये अंग्रेजों ने हमारे ऊपर तो रखा था, उनका उपनिवेश था। आज पता है हिंदुस्तान राज कर रहा है वहाँ, या हिंदुस्तानी राज कर रहे हैं। हिंदुस्तानी और बंगाली की, बांग्लादेशी नहीं। लंदन का मेयर कौन? पाकिस्तानी ओरिजिन। स्कॉटलैंड में कौन? आयरलैंड में कौन? प्री के पहले ये भी हमने क्वेश्चंस निकाले थे सारे, कि कभी आ जाए क्वेश्चन विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्टली मैच्ड, इनमें से कौन सा सही सुमेलित नहीं है। सारे हिंदुस्तानी भरे पड़े। बताओ, तो हम पे राज करने आए थे, आज हमारे लोग उन पर राज कर रहे हैं। और सुनक साहब की जो सासू माँ है वो भी पता ही होगा कौन है। ससुर साहब तो पता ही होंगे जी। नारायण मूर्ति जी किसके? इन्फोसिस के मालिक के दामाद है वो। इसका बड़ा अच्छा किस्सा है, देखना उनका, मिस्टर सुधा मूर्ति जी का। वो उतरी, उनके साथ कोई और लिख भी थे उनके, तो एयरपोर्ट के ऊपर उन्होंने बोला आप इसके कहाँ रुकेंगे, अपना पता बता रहे, तो उन्होंने लिख दिया 10 डाउनिंग स्ट्रीट। 10 डाउनिंग स्ट्रीट इज द ऑफिशियल रेजिडेंट ऑफ पीएम ऑफ इंग्लैंड। तो जो इमिग्रेशन ऑफिसर तो इनिशियल देख रहा, बोले आप यहाँ रुकेंगे? हाँ। बोले आप यहाँ रुकेंगे? हाँ। बोले जरा साइड में आना, ये पीएम कहेंगे ना। सो ऐसे किस्से होते रहते थोड़े बहुत, देखना इसको, सुधा जी का है, मैंने इसको उस पर ही देखा था। सो ये आपने क्या समझा? आर्टिकल 393 कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, भारत का संविधान नाम है। 394 में आपके आर्टिकल्स हो गए, ये टेम्पररी एंड ट्रांजिशनल प्रोविजंस होते थे जो भारत एज अ डोमिनियन, इंडिया एज अ डोमिनियन, भारत उपनिवेश, भारत भारतीय उपनिवेश से सॉवरेन डेमोक्रेटिक रिपब्लिक बन रहा है। तो वो ट्रांजिशन प्रोविजन जो उस टाइम के लिए चाहिए थे, इस स्मूथ ट्रांजिशन के लिए लॉज बदल रहे। देखिए लॉ अगर नहीं होगा ना, मैं एक एग्जांपल देता हूँ तुमको, तुम बड़े आराम समझ में आ जाएगा। मर्डर की तो हाईएस्ट सजा फांसी है ना। लेटेस्ट है कि आज मर्डर की धारा जो है सीआरपीसी के अंदर, क्रिमिनल प्रोसीजर कोड के अंदर से वो हटा दी गई, एक दिन के लिए हटा दी गई। तो इसका मतलब लॉ नहीं है। लॉ हमेशा लिखित होता है, हमेशा लागू किया जाता है और हमेशा सबसे बड़ी लीगल अथॉरिटी ने उसे बनाया होता है। लॉ वो नहीं होते जो हम बना लें, हम नहीं बना सकते। लॉ हमारी सर्वोच्च बॉडी बनाती है, सुप्रीम पावर बनाता है। मान लीजिए वो लॉ एक दिन के लिए हटा दिया गया, उस दिन जितने लोगों का कत्ल करेंगे वो मर्डर में नहीं आएगा, उनके ऊपर क्राइम नहीं होगा। तो लॉ शुड बी देयर। तो ट्रांजिशन करना है तो ये वाले आर्टिकल्स को कुछ को पहले लागू करा दिया है, आसानी से हो सके। सिटीजन्स को पहले कर ले लिया, क्योंकि रिपब्लिक बनाना है, जब तक जनता नहीं होगी तब तक राष्ट्रपति कहां से लाओगे? तो जनता को तो पहले एम्पावर करना है, कि जनता ने तो सिटीजनशिप बनाई है, जनता ने संविधान बनाया, वी द पीपल, हम भारत के लोग। क्लियर हो रहा है? तो ये कंटिन्यूअम है। कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया इज नॉट अ बुक जिसको आप एक पेज से लेकर शुरू से लास्ट तक पढ़ लो।
इसके अंदर लिंकेजेस होती हैं और इसी वजह से लोग बहुत सारे क्लासेस के अंदर डायरेक्ट नहीं पढ़ाते, जिसको नहीं पढ़ाते। वो लक्ष्मीकांत जी की किताब है, लेकिन आप लक्ष्मीकांत जी की किताब उठाइए, जो मैंने तुम लोगों से डिस्कस किया था जब तुम लोग नए नए आए थे, फाउंडेशन स्टार्ट की थी, ये क्वेश्चन आया क्या वो लक्ष्मीकांत जी की किताब है, ये आर्टिकल है क्या? नहीं है। आर्टिकल हर जगह दिया हो नहीं है। प्लस पुरानी बार में पिछले पेपर्स के अंदर एग्जैक्ट वर्ड्स पूछे गए, वो एग्जैक्ट वर्ड का इस्तेमाल वहां नहीं किया गया। तो हमको इसको भी पढ़ना है, हमको उसको भी पढ़ना है, तो कई बार ये थोड़ा सा टफ हो जाता है। लेकिन यहाँ पर वॉल्यूम जो आता है, जितना आप रिवाइज करोगे तो ही आप रिटेन कर सकते हो। एमपीपीएससी का हथियार है याददाश्त चेक करना, यूपीएससी का हथियार है आपके कंसेप्ट चेक करना। तो हथियार कौन से हैं और उन हथियार से हम कैसे बचेंगे, ये जंग है हमारी। जब हमारी ये जंग है तो इस जंग में आपको जीतने के लिए उनके हथियारों के बारे में पता होना चाहिए। तो मैं इसके ऊपर एक वीडियो बना रहा हूँ। मतलब वीडियो बनाना मेरे लिए टेढ़ा काम हो गया है, चैनल के अंदर हिंदी के शब्द निकालना। इंग्लिश में नॉर्मली सिर्फ पढ़ा ही रहा हूँ, हिंदी में बोल रहा हूँ, शब्दों का इस्तेमाल इंग्लिश में होता है, तो ठीक है, चलता है, कोई बात नहीं, बेयर एक्ट है। ये कंसेप्ट आ गया। अब जो हम ट्रांजिशन कर रहे हैं तो कहाँ से कर रहे हैं, सवाल ये। जब हम बदलाव ला रहे हैं, जब हम सॉवरेन डेमोक्रेटिक रिपब्लिक बना रहे हैं, क्या शब्द फिर से बोलना, संप्रभुता, संपूर्ण प्रभुत्व, संपन्न, तीन शब्द बोले, बताओ। संप्रभु भी बोल सकते, तो संप्रभु लोकतंत्रात्मक गणराज्य, दैट इज सॉवरेन डेमोक्रेटिक रिपब्लिक। ये बना रहे हो आप, फिर क्या आप डोमिनियन। डोमिनियन का मतलब क्या हुआ, वहां का राजा रानी उसके अंडर। इंग्लैंड में राजा रानी होता है बना ना, चार्ल्स, अपने चार्ल्स दिया, बन गए यार, बताओ। नहीं तो उनको तो शक था कि मैं राजा बन भी पाऊंगा कि नहीं बन पाऊंगा। बड़े लोगों ने बोला कि हो सकता है ये राजा बन ही नहीं पाए, उम्र बहुत हो गई, 98-99 में डेथ हुई। वो क्वेश्चन भी नहीं आया, बताइए, बड़ा हाईली प्रोबेबल था आना, नहीं आया, ठीक है, कोई बात नहीं। हम तो तैयारी करते चलते हैं कि क्या प्रोबेबिलिटी हो सकती है, इतनी सारी प्रोबेबिलिटी हो सकती है, उसमें हमें नहीं पता होता है यही आ रहा है, मगर आता है तो हम लोग को दायरे कवर कर लेते हैं। आपका काम होता है आप रिपीटेड रिवीजन करिए। अब आर्टिकल 395 जो इस कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया का, इस भारत के संविधान का अंतिम अनुच्छेद है, उसका पहला वर्ड बोलता है रिपील। अब रिपील वर्ड सिंगुलर है, यहां पे शब्द लिखा है रिपील्स प्लूरल, निरसन हिंदी का शब्द है। अब यहां पर दो वर्ड्स इस्तेमाल किए गए, दो एक्ट का इस्तेमाल किया गया, जिसकी वजह से पुराना भारत में कानून चल रहा था, और ये हमें पढ़ना है। पहला जो बोला द इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट 1947, ये हमें पढ़ना है, ब्रीफ में दिया नहीं है हमें दिया 1919 1935 सिलेबस के अंदर, 1919 और 1935 हमें सिलेबस में प्री में है। 1947 क्यों पढ़ेंगे भैया हम, क्योंकि 1947 ने जो प्रॉब्लम्स हमारे साथ क्रिएट करी, पाकिस्तान और सारे स्टेट्स, उनको मर्ज करना, ये प्रॉब्लम क्रिएट हुई है 1947 से। 1947 से इंडिया वाज डिवाइडेड, पार्टीशन। तो पार्टीशन किस एक्ट से किया गया, इंडिया में वो लागू था, यस वो लागू था, क्योंकि वो बाउंड्री खींच दी गई थी, तो वो लागू था 1947। लेकिन वो तो बाउंड्री वाले एक्ट की बात करता था, उसके पहले वाला कानून कैसे चलता था कि भाई एक प्रोविंस है, उस प्रोविंस का हेड कौन सा होगा, एक प्रांत है, उस प्रांत का हेड कौन होगा, इस तरह के जुडिशरी कैसे काम करेगी, न्यायपालिका कैसे काम करेगी, विधायिका होगी या नहीं होगी, कैसे काम करेगी, लेजिस्लेचर कैसे काम करेगा, ये काम चलता था 1935 के एक्ट से। एंड द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935, दो बोले, 1935 भी आ गया, 1947 भी आ गया, 1919 ऑलरेडी रिपील, मतलब 1919 का एडवांस फॉर्म था 1935। तो हमें शुरुआत पढ़नी होती है 1919 से, और फिर हम आते हैं 1935 के अंदर कि अंग्रेजों के जमाने में भारत के अंदर किस तरह के लॉज चला करते थे, किस तरह का पॉलिटिकल सिस्टम बाय लॉ था। इन दोनों एक्ट्स को जो ब्रिटिश पार्लियामेंट के थे, रिपील कर दिया, तब तो ये वाला कानून चलेगा। अगर वो भी होगा, ये भी होगा, तो दोनों आपस में कहीं ना कहीं भिड़ सकते हैं। अब यहां बहुत ध्यान से समझना इस चीज को, 100% रिपील नहीं है। यहां शब्दों का इस्तेमाल जरूर किया है, रिपील कर दिया, लेकिन इंडिया के अंदर पुराने सारे रूल्स का अडॉप्टेशन हो सकता है। जब लगे कि इसकी जरूरत है, तब हम उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल देखिए, फंडामेंटल राइट्स हैं हमारे पास। अभी आपने कोरोना में लॉकडाउन देखा था, हमारे इस इलाके में तो बड़ा खतरनाक लॉकडाउन था, बड़े बड़े लोग रहते हैं ना, सांसद महोदय इसी गली में, सुमित्रा महाजन जी का 23
पटवारी जी का घर 2 गली छोड़ के, फिर थोड़ा सा आगे चले गए तो भूतपूर्व मंत्री जी का घर था, सामने जो क्रॉस में पहले यहाँ पटवारी जी का घर हुआ करता था। सो ये गली बड़ी इंपॉर्टेंट है, सुंदरलाल पटवारी जी के भतीजे का घर था सामने। तो इतना खतरनाक था कि यहाँ ड्रोन घुमाते थे कि कोई घूम तो नहीं रहा, ड्रोन उड़ते रहते थे, बोले ड्रोन से चेक कर रहे हैं पुलिस वाले। और जगह जगह तो न ठेले वाला अंदर आए न दूध वाला आए, स्टार्टिंग में तो कुछ नहीं, दूध आना चालू हो गया, धीरे 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 जैसे रिलैक्सेशन होना चालू, सब्जी नहीं मिलती। तो एक दिन पता नहीं कहाँ से एक साइकिल पर एक बंदा आ गया सब्जी लेके, कहाँ से आया आई डोंट नो, और सामने उसका फोटो मैंने डाला भी था उस टाइम पे ग्रुप के ऊपर, बीवी उतरी आराम से। और फर्स्ट लॉकडाउन 200 रुपये किलो टमाटर, 200 रुपये किलो टमाटर खरीद के लाई, मतलब लाई तो पाव भर आधा किलो ही थी, लेकिन आज टमाटर मिल गए, उसकी खुशी देखने लायक थी मान ली थी। सोच के देखो आप, तो लॉकडाउन फंडामेंटल राइट्स के अंदर हमारे पास फ्रीडम है मूवमेंट की, कौन सा वाला सेक्शन था, किस एक्ट का था जिसके तहत आपको रोक दिया गया? कारण बड़ा सिंपल है, देखिए राइट टू लाइफ आर्टिकल 21 में है और वो सुप्रीम है। तो आपके जिस तरह से राइट है ना, आपकी अथॉरिटी के पास ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि आपकी जिंदगी खत्म नहीं हो। तो कलेक्टर बनना है सिर्फ ये नहीं कि राज करने, आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी भी है उसके पास, उसके यहाँ ऐसी डेथ्स नहीं होनी चाहिए, उसको जवाब दिया है वो। सो रिस्पॉन्सिबिलिटी किसके पास है? तो वो अप्लाई करेगा। जिसे सेक्शन 144 लगा देते ना, धारा 144 लगा दी, 5 लोग से ज्यादा इकट्ठे नहीं हो पाओगे। ये कहाँ से निकल रहे हैं? ये पुराने हैं, तो इनका एप्लीकेशन कर सकते ना आप। दिख रहा है, प्रैक्टिकल तौर पे दिख रहा है। यहाँ पे शब्द क्या दिए गए हैं? रिपील्ड। 1935 एक्ट रिपील, 1947 का इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट रिपील कर दिया, लेकिन आगे जो वर्ड्स यूज किए उनको सुनना, विद ऑल एनैक्टमेंट्स। अब 1935 का एक्ट है, उसके अंदर अमेंडमेंट हो सकते हैं, उनको अमेंड कर दिया, तो उन्होंने बोला वो सारे अमेंडमेंट भी आप हटा दोगे, एक्सेप्ट सिर्फ एक चीज का अमेंडमेंट इन्होंने रिपील नहीं किया है, नॉट इंक्लूडिंग द अबॉलिशन ऑफ प्रीवी काउंसिल जुरिस्डिक्शन एक्ट 1949। प्रीवी काउंसिल जुरिस्डिक्शन एक्ट 1949 इसको रिपील नहीं किया है, शब्द दिया गया है नॉट इंक्लूडिंग। हिंदी में देखिएगा कहाँ है, भारत स्वतंत्रता अधिनियम 1947 और भारत शासन अधिनियम 1935 का पश्चात कथित अधिनियम की संशोधक या अनुपूरक सभी अधिनियमितियों के साथ जिनके अंतर्गत प्रीवी काउंसिल अधिकारिता उत्साधन अधिनियम 1949 नहीं है। अब प्रीवी काउंसिल क्या थी? जय है पार्ट बी, गुरु इधर राजा थे, इन लोगों की काउंसिल, उसका एक क्षेत्राधिकार था। जब आप डेमोक्रेसी में जा रहे हो, जनता के पास हो रहे हो, तो उनसे वो ले लिया गया। तो 1949 में उनके वो खत्म कर दिए, उनका जो राइट्स थे उनको खत्म पहले कराए। उस एक्ट को जो उन राजाओं के प्रीवी के, अब प्रीवी काउंसिल अलग है, साथ ही में प्रीवी पर्स भी होता था जो 1971 के अंदर हमने खत्म किया। इसके अमेंडमेंट में क्वेश्चन शायद 2019 में है कि 2020 वाली प्री में कि 19 में है, 20 में है, पहली प्री में है। So 1971 के अंदर उनको पैसा दिया जाता था, तब तक वो भी खत्म कर दिया। कंसेप्ट है कि किस तरह से इंडिया आज एक रियल में डेमोक्रेसी, तो ट्रांजिशंस हैं यहाँ, और जहाँ ट्रांजिशन की शुरुआत होती है, अभी रेणु क्या बोल गई, ध्यान सुनिए ना, तो मेरा तो ऊंचे आ रही है अब तो ऋषभ हंसने लग गया, लेकिन ऐसा कैसे हो रहा है दुबला पतला? चलो होता है ट्रांजिशन। बच्चा जब चलना सीखता है, पैर ट्रांजिशन है, गिरता है, ट्रांजिशन होते हैं। साइकिल चलाना सीखते हैं हम, गिरते हैं, ट्रांजिशन होते हैं। प्री नहीं निकली कोई बात नहीं, मेंस नहीं निकली कोई बात नहीं, इंटरव्यू नहीं निकला कोई बात नहीं, ट्रांजिशन है। कहीं ना कहीं कुछ कमी रही होगी, हम उसको वापस से इंप्रूव कर देंगे। ट्रांजिशन हमेशा होता है। अगर ये दुख मना के बैठ जाएंगे हम कि यार हमारे साथ ये सब क्यों हुआ, तो मामले अलग हैं। यहाँ तो आपको लगातार जंग लड़नी है। सो जंग की तैयारी है, हथियार किस प्रकार का, उसके ऊपर कहानी है। सो आर्टिकल 393, 394, 395 ये 3 आर्टिकल का डिस्कशन किया है। अभी मैंने 394A को नहीं लिया है। ये राष्ट्रपति महोदय के पावर्स हैं जहां वो ट्रांसलेशन करवा सकते हैं, उसको बारे में हम बाद में बात करेंगे जब ट्रांसलेशन वाली बात होती है। अब आप इस कथन के हिसाब से आर्टिकल 1 को समझिए, जो मैंने आपको समझाया। क्या करा हमने? आर्टिकल 395 ने क्या बोला?
395 अनुच्छेद क्रमांक ने क्या कहा कि 1935 का एक्ट खत्म, 1947 का इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट, क्या है वो, भारत स्वतंत्रता अधिनियम, इसको भी खत्म कर दिया, रिपील कर दिया, यानी वो पहले लागू थे, अंग्रेजों के थे, तो अंग्रेजों के लागू कैसे थे 1950 में? इसका सवाल का जवाब आप दीजिए महोदय। इन्हें अंग्रेजों का राज चल रहा था, आपका नाम नहीं चल रहा था, आप सॉवरेन नहीं थे, संप्रभु और क्या, संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, वो नहीं थे, यानी आपकी सॉवरेनिटी नहीं थी, आप कहीं ना कहीं बाहर से प्रभावित थे, यही दर्शा रहा है। अब खत्म करने वाला तारीख है 395, आर्टिकल 394 में 395 नहीं है, यानी 26/11/49 को पुराने कानून खत्म नहीं हुए थे, वो 26 जनवरी 1950 को खत्म होंगे। तो 26 जनवरी 1950 को ट्रांजिशन कंप्लीट होगा। ट्रांजिशन कैसे कंप्लीट होगा? राष्ट्रपति महोदय की ओथ होगी तो वो राष्ट्रपति पद की शपथ लेंगे। लेकिन यहाँ राष्ट्रपति का जो इलेक्शन दिया है या मैनर ऑफ इलेक्शन दिया है 54-55, ये वाले आर्टिकल नहीं है, ये याद रखिए, वो वाले आर्टिकल नहीं है, वो लागू होंगे उनके बनने के साथ, सिर्फ 60 दिया है। तो टेम्पररी ट्रांजिशनल प्रोविजन से प्रेसिडेंट का इलेक्शन करा दिया गया, जो पार्लियामेंट्री उन्होंने चुन लिया। अब चुन लिया ना, तो चुनने के पीछे किसका हाथ होना चाहिए? चुनना, इलेक्ट करना, तो ईसीआई चाहिए, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया चाहिए। तो ये ट्रांजिशन हुआ, हमने पुराना मोनार्कियल फॉर्म से, राजा और रानी के अंडर थे हम लोग, उससे हमने अपने आप को जनता का रूल बना दिया, डेमोक्रेटिक सोसाइटी बना दिया, डेमोक्रेटिक नेशन बना दिया। तो आर्टिकल 1 अब क्या कहता है? अब लागू हो गया, कहानी आ गई समझ में। आर्टिकल 1 तो मैंने लागू नहीं किया ना पहले 26/11 को, क्यों? क्योंकि मैं डोमिनियन में हूं। अब मैं डोमिनियन से शिफ्ट हो रहा हूं, तो 26 जनवरी 1950 को आर्टिकल 1 लागू हो रहा है, वो बोल रहा है इंडिया, दैट इज भारत, शैल बी अ यूनियन ऑफ स्टेट्स। स्टेट शब्द सिंगुलर है, प्लूरल है? आप हिंदी में क्या बोलते हैं? रुक जाओ, चश्मा लगा लेने दो। भारत अर्थात इंडिया राज्यों का संघ होगा। राज्य नहीं लिखा, राज्यों। कौन से राज्यों का गुरु? तो आगे क्या बोला? भारत राज्य और उनके राज्य क्षेत्र वे होंगे जो पहली अनुसूची में विनिर्दिष्ट हैं। क्या बोल रहे हैं? द स्टेट एंड द टेरिटरीज देयरऑफ शैल बी एज स्पेसिफाइड इन द। अब ये रहा फर्स्ट शेड्यूल। अब इस फर्स्ट शेड्यूल की जो टेरिटरीज थी, कॉलोनी है ये, कॉलोनी में खूब सारे प्लॉट हैं, कॉलोनी का नाम दे दिया इंडिया, दैट इज भारत, भारत अर्थात इंडिया। अब इसके अंदर जो अलग अलग प्लॉट है उसकी सीमांकन होगी ना, कि भैया 50/29 है, या 30/50 है, या 10/20 है, या 15/30 है। वो कहाँ लिखोगे? वो कहाँ होगी? तो टेरिटरीज का तो पता हमें होना चाहिए ना हमारी। तो ये फर्स्ट शेड्यूल में डाला, यहाँ नहीं डाला, यहाँ डालते तो वो इतना बड़ा पार्ट हो जाता। यहाँ तो बेसिक कोर कंसेप्ट के ऊपर बात है, फैक्चुअल बातें बाद में दे रखी हैं। तो वो वाली पार्ट ये वाला हो गया तुम्हारा ए, बी और सी और डी। तो इस शेड्यूल के ये 4 पार्ट हुआ करते थे 1949 में। क्लियर? दो ही तो तारीख है यार, 1949 और 1950, मैंने 49 सॉरी 50। 26 जनवरी 50, 26 ऑफ जनवरी 1950 को जो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया फॉर्म हुआ, उसके फर्स्ट शेड्यूल के अंदर ये 4 पार्ट थे। शेड्यूल में, फर्स्ट शेड्यूल में 4 पार्ट थे, जिसके अंदर टेरिटरीज दी गई थी। पार्ट ए, पार्ट बी, पार्ट सी, पार्ट डी। पार्ट ए बड़ा मस्त था, जो कल हमने बात करी थी, कि जो ब्रिटिश टेरिटरीज हुआ करती थी, जिसके अंदर ऑलरेडी एक अंग्रेजों के द्वारा अपॉइंट किया गया गवर्नर होता था, जनता द्वारा चुना गया एक व्यक्ति होता था, जो सीएम बनता था अकॉर्डिंग टू 1935 एक्ट, अकॉर्डिंग टू 1935 गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट। लेकिन अब ये कर दिया, कोई बात नहीं, उन्होंने कहा कि जब तक इलेक्शंस नहीं होते तब तक चलने दो, फिर से इलेक्शन करा लेंगे। हाँ, करा लेंगे। ट्रांजिशन है, कंप्लीशन नहीं है, ट्रांजिशन है। तो ये चीज समझना है कि अंग्रेज जा रहे हैं और पीछे एक सेटअप छोड़ के जा रहे हैं, वो सेटअप एकदम कंप्लीट नहीं है।
वो सेटअप बन रहा है और धीरे धीरे बनेगा। राष्ट्रपति महोदय हमारे पहले डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद इनडायरेक्टली इलेक्टेड ऐसे नहीं हुए, क्योंकि उस टाइम सिर्फ कंस्टिट्यूएंट असेंबली थी, राज्यसभा नहीं थी। देयर वाज नो राज्यसभा। राज्यसभा विल बी फॉर्म्ड इन 1952, 1952 में बनेगी। बहुत सारे राज्यों के अंदर विधानसभाएं नहीं थी, विधानसभाएं नहीं थी तो चुनेंगे कैसे? तो इसलिए ये ट्रांजिशन था कि इलेक्शन सिस्टम को अच्छा करना है, लेकिन हमको एक अपने आप को आजाद कर देना है, हमें अंग्रेजों को हटा ही देना है। वो पुश, वो फोर्स जो जवाहरलाल नेहरू ने कहा था लाहौर में, रावी नदी पे, कि हम इंडिया को पूर्ण स्वराज की तरफ ले, बोला पाकिस्तान में। विडंबना है, देखो यार, भाषण कर दे रहे हैं पाकिस्तान में कि हम भारत को पूर्ण स्वराज दिलाएंगे। कुछ नहीं कह सकते, रावी नदी के किनारे तिरंगा फहरा दिया। तो 26 जनवरी का उन्होंने वहां पे लिया था ना कि 26 जनवरी को हम इंडिपेंडेंस डे मनाएंगे। आपका तो पढ़ा है शायद हिस्ट्री थोड़ा सा पहले का। ये वाली कहानी है, यहाँ तक कंसेप्ट क्लियर हो गया। भारत क्या था, कैसे ट्रांजिशन में आया। अब आर्टिकल 1 के अंदर पुराने शेड्यूल ये 4 थे, मतलब शेड्यूल के अंदर ये पार्ट 4 थे। इसके अंदर पहला वाला ब्रिटिश, दूसरा वाला प्रिंसली स्टेट, तीसरा वाला चीफ कमिश्नर एरियाज और दूसरे स्टेट्स को डाल दिया था। अब इसमें हमारे विंध्य प्रदेश की कहानी आती है। रीवा शुरुआत में प्रिंसली स्टेट के अंदर था, वहाँ राज प्रमुख थे, पार्ट डी में था, लेकिन वहाँ पंगे फंस गए, पॉलिटिकल सिस्टम सही नहीं चल पाया, उसको ट्रांसफर कर दिया था पार्ट सी के अंदर, और वहाँ पार्ट डी अंडमान निकोबार था, उसका कोई हेडेक नहीं था। अब यहाँ पर मैंने आप लोगों को ये भी बोल दिया कि पुराना जो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया था उसके अंदर कौन सा पार्ट किस चीज के ऊपर बात करता था। तो पार्ट 5 तो यूनियन की बात करता है, यूनियन ऑफ स्टेट्स का यूनियन, पार्ट 5। पार्ट 6 बात करता है इसकी, पार्ट ए की, हाँ तो स्टेट्स। अब मैंने आपको कल यही तो कहानी कही थी कि पुराना आप देखिए कि नीचे क्या है, कौन से पार्ट ए के शेड्यूल फर्स्ट के पार्ट ए में जो है वो भाग 6 था। आज वो स्टेट्स है, आपने 7th अमेंडमेंट से इसको चेंज कर दिया। ये जो 4 हिस्से हैं, मैंने आपको यही लिख रखा है, मैंने बोर्ड इसीलिए नहीं मिटाया क्योंकि मुझे इसे कंटिन्यू में लाना, मैं धीरे धीरे आपको आपकी बुनियाद मजबूत रख रहा हूँ, फाउंडेशन बना रहा हूँ। आ गया। अब बी पार्ट 7 है जो रिपीट है, तो ये क्या था, स्टेट्स इन पार्ट बी ऑफ शेड्यूल 1 रिपीट। फिर ये कौन सा है जो आज यूनियन टेरिटरी आप बोलते हो, 8वां पार्ट, ये पुराना था फॉर पार्ट सी, ये वाला पार्ट सी ऑफ शेड्यूल 1। फिर पार्ट डी था जिसे आज आप पार्ट 9 बोलते हो, ये रिपील हो गया था, इसको वापस से 93 में पंचायत एक्ट के साथ जिंदा किया गया। तो अभी भी हमारे पास पार्ट 7 है, हम उसे जिंदा कर सकते हैं, उसके अंदर कुछ भी डाल सकते हैं जो स्टेट या एडमिनिस्ट्रेशन या पॉलिटिकल सिस्टम से ताल्लुक रखता हो। कोई एक नई चीज अगर होती है, मान लीजिए श्रीलंका आ जाता है, सिक्किम के साथ ऐसा हुआ है, एसोसिएट स्टेट का दर्जा दिया गया था उसको, लेकिन कॉन्स्टिट्यूशन में वो है ही नहीं। या तो पार्ट ए था, पार्ट बी था, पार्ट सी था, पार्ट डी था, एसोसिएट स्टेट क्या होता है? तो आर्टिकल 2A को ऐड किया गया और 2A रिपील हुआ। ये सिक्किम की प्रॉब्लम के साथ था, प्रॉब्लम इन सिक्किम, हमारे लिए नहीं थी वो प्रॉब्लम, वो सिक्किम स्टेट की प्रॉब्लम थी। तो एसोसिएट स्टेट को किस तरह से दर्जा दे सकते हैं? तो हम बना सकते हैं, भैया ये खाली पड़ा हुआ है, यहाँ पे हमने डाल दिया। हम यहाँ पे ये भी डाल सकते हैं लूज फेडरेशन, जिसे हम अखंड भारत की बात करते हैं, हम वो उस पर जा सकते हैं जो हमारा सार्क है। अगर ये सब लोग सारे अड़ोसी पड़ोसी हमारे सुधर जाएं, साथ में मिलके काम करें। पुराना भारत जो मैंने आप बात करी थी, गांधारी कहाँ की थी, ओरिजिन में मैंने यही से बात करी थी कि हम भारत किसको समझते हैं, किस समय काल में समझते हैं, और भारत से मतलब क्या है, इसी के ऊपर भी पहले चर्चाएं हुई। तो ये कंसेप्ट पे आप ध्यान रखिएगा जो मैंने कहे हैं। अब यहाँ पे जो आगे बोला जाता है, द टेरिटरी ऑफ इंडिया शैल कंप्राइज, वर्ड यूज किया गया है जो होगा ही होगा, शैल, दैट इज भारत के राज्य क्षेत्र में, राज्यों के राज्य क्षेत्र, पहली अनुसूची में विनिर्दिष्ट संघ राज्य क्षेत्र और ऐसे अन्य राज्य क्षेत्र जो अर्जित किए जाएं। इंग्लिश में बड़ा शॉर्ट है, द टेरिटरीज ऑफ द स्टेट, द यूनियन टेरिटरीज स्पेसिफाइड इन फर्स्ट शेड्यूल एंड सच अदर टेरिटरीज एज में बी अक्वायर्ड। अब यहाँ पे 2nd अमेंडमेंट लिखा हुआ है, द यूनियन टेरिटरीज स्पेसिफाइड, नीचे किताब में लिखिएगा सब्स्टिट्यूटेड बाय कॉन्स्टिट्यूशन 7th अमेंडमेंट एक्ट, इसको यूनियन टेरिटरी कर दिया गया, ठीक है, ये बदला है।
उसी टाइम पे बदल दिया गया और उसको यूटी शब्द दे दिया गया। बी तो खत्म ही कर दिया था आपने पार्ट बी, 7th शेड्यूल 7 पार्ट क्लियर हो गया यहाँ तक। सो अब आपके पास कितने आर्टिकल्स हो गए? 393, 394, 395 और 1 आर्टिकल 1 पार्ट 1 जो पहले पढ़ा था सारे, है ना, ये स्लो स्पीड। अब कल का आपका काम होगा कि आप आर्टिकल 2 पढ़ेंगे, लक्ष्मीकांत जी से पढ़ेंगे, बेराइट से पढ़ेंगे और कम से कम 3-4 बार पढ़ेंगे और समझने की कोशिश करेंगे कि क्या बोला आर्टिकल 2, 3 और 4, आर्टिकल 2, आर्टिकल 3 और आर्टिकल 4, ठीक है।